लोगों को लगता है कि मेरा वैक्सीन लग गया, अब तो मैं फौलादी हो गया, अब मैं बाहर जा सकता हूँ, मास्क के बगैर बात कर सकता हूँ। ये लापरवाही होगी, ये ना करें। ओमिक्रॉन में दवा कब ली जाए, ऑब्वियसली डॉक्टर बताएंगे, लेकिन क्या इसके लिए कोई खास टाइम पीरियड है, कब शुरू करनी चाहिए? कोई दवाई देने की कोई जरूरत नहीं है, सबको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एडवाइस करता हूँ। क्या हम लोग कोविड के थर्ड फेज जिसको कहा जाता है, क्या सच में हम लोग उसमें हैं? मैंने जैसे बहुत पहले बताया था कि जितनी हमारी कैलकुलेशंस चल रही थी उसके हिसाब से थर्ड वेव दिसंबर से पहले नहीं आएगी, तो दिसंबर के बाद केसेस बढ़े हैं, तो इसको एक वेव ही कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबली सारी दुनिया में जो केसेस हैं सडनली बढ़े हैं, और जो हिंदुस्तान के भी जो आंकड़े जो हैं जो काफी कम हो गए थे फिर से बढ़ने लगे हैं, और एकदम से तेजी से बढ़े, पिछले 10 दिन में बहुत तेजी से बढ़े हैं। सर, एक बार एक बात हो रही है कि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट में मतलब बहुत माइल्ड है, ये इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत माइल्ड हैं, तो क्या हैं वो सिम्टम्स, और दिखे अगर वो सिम्टम्स दिखे तो क्या करें? पहली चीज, ये माइल्ड सिम्टम कहने के लिए, साइंटिफिकली कहने के लिए, हमको सारे केसेस जो कि माइल्ड हैं उनके चेकिंग होनी चाहिए, जो सारे केसेस जो सीरियस हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए, जो सारे केसेस की जिनकी डेथ हुई है उनकी चेकिंग है। तो क्या यहाँ पे सारे केसेस की चेकिंग हो रही है? नहीं। जो टेस्टिंग का जो प्रोटोकॉल है, ओमिक्रॉन क्या जीनोम सीक्वेंसिंग करके पहचान होती है। अगर जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है तो उसमें मेहनत लगती है, उसमें स्पेशलाइज्ड लैब्स में होती है, और भारत सरकार के नए नियम के हिसाब से केवल सरकारी लैब्स में ही हो सकती हैं। सरकारी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भी कर सकते हैं, में ही कर सकते हैं, आप प्राइवेट लैब में नहीं कर सकते हैं। कोई प्राइवेट ऑथराइज लैब कोई भी नहीं है, अगर कोई करता है तो वो इलीगल है, उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो जो परसेंटेज है, अब लेटेस्ट मेरे को परसेंटेज नहीं मालूम, जितना मैंने जब पढ़ा था कि 0.5% केसेस के ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। क्या मतलब हुआ? अगर 200 आरटीपीसीआर हो रहे हैं, उनमें से एक टेस्ट आप ओमिक्रॉन के लिए कर रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से। और जो सारे जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जरूरी नहीं है कि वो ओमिक्रॉन हो सकता है डेल्टा भी कुछ एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम के साथ घूम रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये मान के चलो कि ये हमारा जो है कोरोना वायरस का जो भी वेरिएशन है हमें सबसे बच के रखना है, चाहे ओमिक्रॉन हो जो कि माइल्ड दिखता है, चाहे वो डेल्टा खतरनाक दिखता है और खौफनाक दिखता है, चाहे कुछ भी हो। तो सर, इसमें टेस्ट कब कराएं? आम आदमी तभी टेस्ट कराए जब उसको कोई शक हो कि केवल संपर्क से आप जाके टेस्ट नहीं करा रहे, आपको कोई शिकायत हो, आपको सिम्टम्स हो। खांसी हो, बदला हो, जुकाम हो, संपर्क में आए हैं और आपको लगता है कि हो सकता है आपको और परेशानी हो रही हो, तब आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके करें। रूटीन टेस्टिंग रेकमेंडेड नहीं है। सेकंड फेज में हमने देखा कि दवा का जो है मिसयूज की बातें होने लगी थी, कि फिर उसका बाहर मार्केट में अलग अलग तरह से दवा बिकने लगी थी। बहुत तरह की दवा जो है, रेमडेसिविर, रेविफ्लू, फेविफ्लू टाइप की दवा, सारी दवाओं पे लोग, डॉक्टर्स भी चला रहे थे, लोग भी ले रहे थे। तो ओमिक्रॉन में दवा कब ली जाए, ऑब्वियसली डॉक्टर बताएंगे, लेकिन क्या इसके लिए कोई खास टाइम पीरियड है, कब शुरू करनी चाहिए? जो जो दवाइयां हैं, मिसयूज कहना आसान है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वायरल बीमारी है, इसकी किसी भी वायरल बीमारी की कोई भी ऐसे ठोस उपचार नहीं है। इन्हें गिने हैं, उनमें वायरस के नंबर कम करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन कम करने के लिए कुछ दवाइयां हैं, कुछ इन्हें गिने वायरसेस के अगेंस्ट। बट अधिकतर 99% वायरस बीमारी में आपकी दवाई नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि ये जानलेवा बीमारी निकली 1-2% लोगों में, ऐसा दहशत फैल गया, मरता क्या ना करता, हर डॉक्टर जो उसके जो भी लिटरेचर में थोड़ा बहुत भी लगा कि ये है उसका फायदा कर सकता है, कर ले। ऐसे ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कई दवाइयों की मिली,
क्योंकि उसको थियोरेटिकली लगता था कि शायद काम आएगा, तो वो ट्राई कर लिया। और थियोरेटिकली लगता था कि ये दवाई भी जो किसी और चीज के लिए बनी थी वो इसमें यूज हो गई, तो उसको हम मेडिकल टर्म में फार्माकोलॉजिकल बोलते हैं कि रीपर्पस ड्रग। ड्रग एक चीज के लिए बनी थी, इबोला के लिए बनी थी, लेकिन उसको देखा गया कि इबोला में कामयाब नहीं हुआ, इसमें शायद कामयाब होने की थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी, तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दिया, तो रीपर्पस कर दिया हमने। मिसयूज कहने में हमें देखना पड़ेगा कि किसी ने गलती करी है जानबूझ की, वो मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इतना नहीं है, क्योंकि समझ नहीं है सबको। लेकिन जितना ठोस हमको मिला है उसमें हमें ये लगता है कि इसमें कोई भी दवाई देने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन में अभी फिलहाल कोई दवा देने की स्पेसिफिक जरूरत नहीं है, कोई दवाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सबको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एडवाइस करता हूं, यानी कि अगर बुखार तेज है, 100 से ऊपर जा रहा है, पैरासिटामोल लीजिएगा। अगर नजला बहुत तेज है, नाक बिल्कुल बंद हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एंटी एलर्जिक ले लिया आपने। अगर गले में दर्द है, और खास तौर पे इस बीमारी में देखा है कि गले में दर्द बहुत है, तो ये जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जो सिम्टम बेस्ड है। बुखार है, खांसी बहुत अधिक है, बलगम नहीं आ रहा है, तो खांसी दबाने वाली दवाई। बुखार है, बलगम है, सफेद बलगम है, खांसी है, बलगम है, बुखार नहीं लेकिन खांसी है, बलगम है, सफेद बलगम है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। केवल अगर आप कफ बलगम निकालने वाली दवाई ले लीजिएगा। अगर सूखी खांसी तंग कर रही है, गर्म पानी में नमक डाल के गरारा कर सकते हैं। तो ये सारी सिम्टोमेटिक हो गई, और जहां तक हो सके रेस्ट करते हुए किसी और के संपर्क में ना रहे। सर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का ओमिक्रॉन के इलाज में क्या रोल है उसका? देखिए, ऐसा है कि रिसर्च में जो निचोड़ निकल के आ रहा है कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को अधिक असर नहीं करता। अब देखा कि मेजॉरिटी में, जैसे साउथ अफ्रीका में देखा गया कि 99% लोग जो है हॉस्पिटल के आईसीयू में गए ही नहीं, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हुए लेकिन आईसीयू में नहीं पहुंचे, और डेथ्स भी बहुत कम हुई। तो लोग सोचने लगे क्या बात है। ये देखा गया कि जो डेल्टा में जो निमोनिया टाइप पिक्चर होता था, जो कि खून के जमने की वजह से होता था, देखने में निमोनिया लगता था बट था नहीं निमोनिया, वो पिक्चर इसमें नहीं देख रहे। फिर रिसर्च हुई कि क्यों हुआ, तो उन्होंने जो है चूहों जैसे एक एनिमल होता है हैमस्टर, उसमें रिसर्च एविडेंस अभी निकला, अभी प्री प्रिंट पब्लिशिंग के लिए वो पब्लिकेशन, ई पब्लिकेशन हो गया है। 2-3 रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो कि मैंने देखा है, जिसमें क्लियरली उन्होंने देखा है कि कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि मिसिंग हैं लंग्स के अंदर। वो वायरस मल्टीप्लाई करता नहीं है, लेकिन गले में, नाक में, उनके बिल्कुल गले के अंदर डीपली थ्रोट में वहां पाए गए वायरस। तो दिस वायरस इज स्पेसिफिकली इन दी अपर रेस्पिरेटरी, दैट इज वाई इसमें सबसे ज्यादा गले में दिक्कत हो रही है। गले में खिचखिच सबसे अच्छी कंप्लेंट है, गले में खराश सबसे अधिक कंप्लेंट है, गले में दर्द और बहुत तेज दर्द, तीखा दर्द, वो अलग कंप्लेंट है, और बदन में दर्द ये तीसरा कंप्लेंट। ये 3-4 कंप्लेंट है, निमोनिया कंप्लेंट नहीं रहा। इसलिए ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और ये जो रीपर्पस एंटीवायरल जो दवाइयां हैं, इनको देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मोलनुपिराविर जैसे एंटीवायरल जो है, यहाँ तक देखा गया है कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। ये काफी टॉक्सिक दवाई है। ये दवाई बनी थी इन्फ्लुएंजा के लिए, लोगों को मालूम नहीं है शायद सबको, इन्फ्लुएंजा के लिए बनी थी दवाई, इन्फ्लुएंजा के लिए चली नहीं, तो वो शेल्फ पे पड़ी रही। अब ये वायरस, नई बीमारी, इन्फ्लुएंजा जैसे आरएनए वायरस निकल के आ गई, तो लोगों के लिए कि शायद ये वो आरएनए वायरस के लिए बनी थी, तो शायद इसमें कामयाब हो जाए, तो उन्होंने शुरू कर दी। अब देने की जरूरत ही नहीं तो क्यों देना है। तो एक सवाल ये है कि मोलनुपिराविर जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं उसके इफेक्टिवनेस पर, और कहा जाता है कि उसको जो है उसके साइड इफेक्ट्स है, इसलिए वो जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं सिर्फ उनको ही दिया जाए,
नहीं तो उससे कई सारे जो वेरिएंट्स और इमर्ज हो सकते हैं। क्या सच्चाई है सर इसमें? जब वायरस को मौका मिलता है किसी के शरीर में मल्टीप्लाई करने का, तो उसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। ये सबसे अधिक वेरिएशंस आरएनए वायरसेस में होती है, सारे वायरसेस में नहीं। डीएनए वायरसेस में इतनी नहीं होती, होती है उनमें भी। सारी कोशिका जो मल्टीप्लाई करती है उनमें वेरिएशंस हो सकती है। ट्रू कॉपी कई बार नहीं निकलती, 1% में ट्रू कॉपी के अलावा भी हो सकती है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मोलनुपिरेविर के और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जिससे कि हम उसको रूटीन यूज में रेकमेंड नहीं करते हैं। इन क्रिटिकल पेशेंट्स, इन सम पेशेंट्स इम्यून कॉम्प्रोमाइज, देयर यू मे कंसिडर इट, नॉट इवन कंसिडर रूटीन यूज। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट कह लें या कोविड का थर्ड फेज कह लें, इसमें जो है वो कब लक्षण जो है वो माइल्ड है और कब हमें हॉस्पिटल जाना है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी डायरी फिर से लिखनी शुरू इसलिए करी कि शायद मैंने कहा कि ये मेरे को समझ पड़ जाए। पिछली बार ही बहुत सरल था, बहुत ही जल्दी मेरे को पता चला, अगस्त में पता चल गया था। पिछले अगस्त में मेरे को पता चल गया था और तुरंत मैंने एक पेपर लिख डाला था। हालांकि क्योंकि वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है, वो पब्लिकेशन में सब दिक्कत होती है, बट पेपर मैंने तभी लिख दिया था। इस बार ही उसी के लिए मैंने दोबारा नोटिंग बनाए। अभी तक जितने मैंने पेशेंट्स फॉलो अप करे हैं, उनमें से आईसीयू जाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला है मेरे को, पूरे लिस्ट में 70 के अधिक लोगों में। जो दूसरे आईसीयू में गए थे वो डेल्टा वेरिएंट थे, ओमिक्रॉन तो था ही नहीं। अब ये भी मुझे मालूम नहीं क्या डेल्टा है, क्या मुझे मालूम है आईसीयू वाला एक व्यक्ति है। इसी में भी 5 दिन के बाद इसी में भी मेरे को कोई लक्षण नजर नहीं आया, खांसी के अलावा, खिचखिच के अलावा। बुखार जरूर है दूसरे दिन तीसरे दिन तक, उसके बाद कोई बुखार नहीं है। तो हमने ये देखा है कि जो समय सारणी जो मैंने आपकी बारी जो बनाई है, ये देखा कि 3 दिन तक बुखार हो सकता है, घबराइएगा नहीं। 101, 102, 103 हो सकता है। 4थे दिन के बाद बुखार नहीं होना चाहिए, और आमतौर पे हम यही देखें। लेकिन जिनमें बुखार है वो सतर्क हो जाएं। 5वें दिन 6ठे दिन खून की टेस्ट करनी है, टेस्ट कराइएगा समय सारणी के हिसाब से। 3-4 दिन ज्यादा से ज्यादा तक बुखार रह सकता है, उसके बाद ठीक रहेंगे। उसके बाद भी बुखार होता है, जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, जरूर अपने डॉक्टरी मुआयना करके देखिए कि छाती में कुछ है तो नहीं, कहीं बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं साइनोसाइटिस तो नहीं हुआ बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया में तब एंटीबायोटिक ले सकते हैं, इससे पहले एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन की जो स्पीड है, जो या जो केसेस आ रहे हैं वो, और दूसरा कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसको देखते हुए कि देश के सामने क्या चुनौती है? इस बारी जो मैं चुनौती देख रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में 13 जन है, 5 को ऑलरेडी हो चुका है, 5 डाउन है। हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में, आईसीयू डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो कि पॉजिटिव हो रहे हैं बहुत हाई है। क्राइसिस जो चैलेंज मैं देखता हूं, ये नहीं कि ऑक्सीजन वाला चैलेंज होगा, ये कि हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्ट होने की वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स के अभाव आपको हो सकती है, आपकी लैब में अभाव हो सकती है, आपकी आईसीयू में अभाव हो सकती है, तो उनका बचाव करना जरूरी है। एक सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या लॉकडाउन का वक्त आ गया है? क्या सही फैसला होगा अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो? लॉकडाउन का पहले भी कोई रोल नहीं था, अब भी कोई रोल नहीं है। पहले शुरू में था, इसलिए कि लोगों को नहीं मालूम इस बीमारी का अहमियत, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों को नहीं मालूम था। तो हमें पहले लॉकडाउन केवल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए था, हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए था, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को तैयार करने के लिए था। सब कुछ तैयारी करके फिर हमें खोलना था। लगातार लॉकडाउन का कोई रोल नहीं था, और अभी भी लॉकडाउन का कोई रोल नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। आप अपना काम करते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन मास्क, सैनिटाइजेशन और जहां तक हो सके दूसरे लोगों से दूरी रहें। ओमिक्रॉन के टाइम में, थर्ड फेज में, वैक्सीन की क्या भूमिका है? लोगों को लगता है कि मेरा वैक्सीन लग गया, अब तो मैं फौलादी हो गया, अब मैं बाहर जा सकती हूँ, मास्क के बगैर बात कर सकता हूँ। ये लापरवाही होगी, ये ना करें। तो बूस्टर या वैक्सीनेटेड है तो भी मास्क और सैनिटाइजेशन का साथ ना छोड़े।
वो साथ बनाए रखे। पहला वार्निंग है ये मेरा सबके लिए। दूसरा, क्या वैक्सीनेशन आपको बीमारी से बचा रही है? नहीं, वैक्सीनेशन आपको खौफनाक टर्न लेने से बचा रही है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचा रही है। ये समझना जरूरी है। किसी ने नहीं कहा कि इससे बीमारी बच रही है। तो लोग बोलते हैं ये देखो, उसने दोनों डोज ले लिए थे तब भी अस्पताल में, तब भी मर गया। वो संख्या बहुत कम लोग का है। जिनका वैक्सीनेशन नहीं है उनको अगर इम्यूनिटी देना है तो नेचुरल प्रोसेस आपका वैक्सीनेशन है या नेचुरल प्रोसेस आपका इन्फेक्शन है। लेकिन एक और रिसर्च निकल के आ रहा है, वो ये है कि जिनको नेचुरल इम्यूनिटी है उनमें कहीं अधिक, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है उनमें कहीं अधिक इम्यूनिटी। जो एंटी वैक्सीनेशन लॉबी है, देखो समाज में हर तरह के लोग होने चाहिए। मेरा अभिप्राय है हर तरह के लोग होने चाहिए। हामी भरने वाले हमेशा रहेंगे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जो कन्वेंशनल विजडम को कोई चैलेंज नहीं करता, दुनिया प्रोग्रेस नहीं कर सकती। विजडम शुड बी चैलेंज्ड, ओनली ट्रूथ विल परसिस्ट फॉरएवर। वो क्वेश्चन जो उठा रहे हैं उनको भी स्पेस देना चाहिए, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि हमें वायरस से बचना है तो हमें इम्यूनिटी चाहिए। हमें इम्यूनिटी चाहिए तो या तो नेचुरल प्रोसेस से आ सकती है या वैक्सीनेशन से आ सकती है। अगर आप वैक्सीनेशन से चाहते हैं तो वैक्सीनेशन लगाइएगा। अगर वैक्सीनेशन से डरते हैं तो तैयार रहिएगा कि आप नेचुरल प्रोसेस से अगर आएंगे तो उसका खतरा अलग है, क्योंकि बीमारी हो सकती है वो आप औरों को भी फैलाएंगे, अपने घर में बुजुर्गों को देंगे और बुजुर्ग को एक नजला भी निमोनिया कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम होता है समझने का, ये सोचना है कि क्या हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं या बाकियों के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं।